नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी बयानबाजी की, देश में खुले राष्ट्रीय स्मारकों की, जानेंगे महागठबंधन में क्यों अकेले पड़े मांझी और एमपी बीजेपी में क्यों है तनातनी। आखिर में बात होगी भारी तंगी से जूझ रहे स्टार्टअप्स की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना। ये एशिया की होगी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में पार्टी की जन संवाद वर्चुअल रैली को किया संबोधित। नड्डा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर कसा तंज, कहा टीएमसी सरकार को हटाना जरूरी, तभी लौटेगा बंगाल का गौरव। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर। सभी मंडलों के कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक कर संगठन के बारे में लिया फीडबैक। भाजपा से मुकाबले के लिए बसपा ने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। 21 जुलाई से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को मिलेगी इजाजत। सिर्फ बालटाल रूट से हो सकती है अमरनाथ यात्रा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 466 अंकों की बढ़त के साथ 36,487 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 156 अंकों की तेजी के साथ 10,763 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के साथ पड़ोसी देश की तलखी और देश में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार खराब होते हालात को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राहुल पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उनका रुख करने से पहले जानते हैं क्या कहा है राहुल ने और क्या जवाब दिया है बीजेपी अध्यक्ष ने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे स्वास्थ्य हालात को लेकर एक वीडियो के जरिए पीएम को घेरा है। वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने लिखा, भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में असफलताओं पर रिसर्च के लिए देश में फैली स्वास्थ्य परेशानी पर भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो भी शामिल होंगे। राहुल ने पीएम मोदी के भाषण की एक क्लिप भी ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें पीएम कह रहे हैं स्वास्थ्य परेशानी को 21 दिनों में खत्म कर देंगे। इस वीडियो क्लिप में एक ग्राफ को भी जोड़ा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत में मरीजों की संख्या बढ़ी है और दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही राहुल ने मोदी सरकार के 2 और असफल फैसलों में नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। वहीं राहुल के ट्वीट पर बीजेपी की ओर से भी जवाब आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे राहुल पर ही सवाल उछाल दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता की भूमिका के विपरीत आचरण करने वाले नेता हैं। राहुल गांधी वो सब कर रहे हैं जो विपक्ष के किसी जिम्मेदार नेता को नहीं करना चाहिए। वो संसद की स्टैंडिंग कमेटी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तो दूसरी ओर हमारे जवानों का मनोबल गिराते हैं। जाहिर है देश में इस वक्त हालात सही नहीं है और ऐसे में इसका समाधान निकालने के बजाय बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश में एक तरफ स्वास्थ्य परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच पड़ोसी देश के साथ चल रही तल्खी से लेकर देश की स्वास्थ्य समस्या पर लगातार बयानबाजी हो रही है। जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब बीजेपी नहीं दे रही, लेकिन विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है। सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं है या फिर विपक्ष के सवाल इस समय वाजिब नहीं है, जैसा बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए मीनाक्षी, लोकतंत्र में सवाल पूछने का कोई वक्त निर्धारित नहीं किया जा सकता और न ही सवाल पूछने को गलत ठहराया जा सकता है। देश की कमान जिनके हाथों में जनता ने सौंपी है, अगर उनमें कहीं कोई कमी नजर आएगी तो हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो उस कमी के बारे में सरकार से सवाल करे। राहुल गांधी इस वक्त यही कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या अर्थव्यवस्था को लेकर लिए गए फैसले या फिर पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इन सब में समस्याएं नजर आ रही हैं और इसीलिए राहुल गांधी लगातार सरकार से इन तीनों ही मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं। अगर सरकार को लगता है कि उसके फैसलों में कोई कमी नहीं है, उसके उठाए गए कदमों से देश में खुशहाली है, तो फिर वो तथ्यों के जरिए इसे साबित करे और अगर वो ऐसा कर नहीं सकती है तो फिर विपक्ष के सवालों का जवाब दे। मीनाक्षी, एक्चुअली होता ऐसा है कि सवाल के जवाब में सवाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिलहाल सरकार यही कर रही है। कभी वरिष्ठ मंत्री तो कभी भाजपा के अध्यक्ष से लेकर के अन्य पदाधिकारी राहुल गांधी, कांग्रेस, यूपीए सरकार या नेहरू जी के शासन पर दोषारोपण करते हैं और उनकी खामियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति से देश की समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं मीनाक्षी।
मीनाक्षी, इसीलिए भाजपा और केंद्र सरकार दोनों को विपक्ष पर उंगली उठाने की जगह उन खामियों की ओर ध्यान देना चाहिए जिसे विपक्ष आईने में दिखा रहा है। देश स्वार्थ की राजनीति से नहीं बल्कि व्यापक जनहित और देश हित के उद्देश्यों से चलता है और आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते देश में स्मारकों को बंद किया गया था, लेकिन जब से देश अनलॉक मोड में आया है तब से छूट का दायरा बढ़ाया गया है। आज से देश के तमाम स्मारक फिर से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य मुसीबत के चलते बंद कर दिए गए थे। लेकिन ताजमहल सहित आगरा के तमाम स्मारकों का दीदार करने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लागू लॉकडाउन को अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। इसी कड़ी में लंबे समय से बंद चल रहे राष्ट्रीय स्मारक आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन ताजमहल को खोलने का फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। जी हां, आगरा प्रशासन ने शहर में बढ़ते स्वास्थ्य मामलों को देखते हुए शहर के ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा समेत तमाम स्मारक अभी बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पर्यटक लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, पुराना किला सहित 10 ऐतिहासिक स्मारकों का दीदार कर सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारक आज से जनता के लिए फिर खुल गए, जिनमें केवल ई टिकट से प्रवेश मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन टिकट खरीदा जा सकता है। हालांकि पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दिल्ली के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा संग्रहालयों और स्मारक स्थलों को देखने के लिए पर्यटकों के लिए दिन में 2 समय निर्धारित किए गए हैं। पहला समय सुबह 10 बजे से और दूसरा शाम 3 बजे से रहेगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य हालात को देखते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 16 मार्च को देश के सभी स्मारकों को बंद करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3400 से ज्यादा स्मारकों को बंद कर दिया था। हालांकि अनलॉक के पहले फेज के दौरान कुछ स्मारकों को खोल दिया गया था। अब देखना होगा ताजमहल समेत आगरा के स्मारकों के लिए सैलानियों का इंतजार कब तक खत्म हो पाएगा। एक और स्मारकों को जनता के लिए खोल दिया गया है, तो वहीं रेलवे भी जल्द लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। लॉकडाउन में रेलवे के पहिए थमे थे, लेकिन धीरे धीरे अब रेल पटरी पर आनी शुरू हुई है। शुरुआत स्पेशल ट्रेनों से की गई और फिर इनकी संख्या बढ़ाई गई। रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले सकती है। भारतीय रेलवे द्वारा कुछ और स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। रेल मंत्रालय ने अपनी सेवाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को दिल्ली से शुरू होने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की अनुमति मांगी है। इनमें नई दिल्ली से अमृतसर, पुरानी दिल्ली से फिरोजपुर, सराय रोहिल्ला से पोरबंदर, दिल्ली से भागलपुर, गाजीपुर की ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों की सूची भी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इनमें कोटा से देहरादून और फिर नंदा देवी तक, डिब्रूगढ़ से अमृतसर, डिब्रूगढ़ से लालगढ़, मुजफ्फरपुर से पोरबंदर और यशवंतपुर से बीकानेर की विशेष ट्रेनें शामिल हैं। आपको बता दें, इस समय भारतीय रेलवे 230 स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इस योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्कैनिंग की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। वहीं देश में स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर रेलवे अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। ट्रेनों की बोगियों को नियमित सैनिटाइज करने पर है फोकस। यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। सफर करने वाले हर व्यक्ति की स्कैनिंग होगी। विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। यात्री तत्काल कोटे से भी टिकट बुक करा सकेंगे। वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया, देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है, क्योंकि लगातार यूपी से चलने वाली ट्रेनों के साथ ही बिहार से मुंबई, पश्चिम बंगाल से मुंबई की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही विनोद कुमार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि रेलवे की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हफ्ते या 10 दिन में कुछ और ट्रेनों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। रेलवे को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मांझी भले ही अभी तक रूठे हुए हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को जोड़ने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है। कांग्रेस और आरजेडी को दरकिनार कर हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी दावा कर रहे थे कि उन्हें आरएलएसपी और वीआईपी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन तेजस्वी के राजनीतिक दांव से मांझी अब अकेले पड़ते दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लॉकडाउन के बीच बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। यहाँ गठबंधन की सूरत भले ही साफ ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने प्रचार जरूर तेज कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन में पार्टियों के बीच चुनाव से पहले दरारें दिखने लगी हैं।
खासतौर पर महागठबंधन में तो तेजस्वी अकेले पड़ते दिख रहे थे। जीतन राम मांझी ने तो तेजस्वी से महागठबंधन की समन्वय समिति के गठन को लेकर साफ साफ कह दिया था कि समन्वय समिति नहीं बनी तो महागठबंधन को अलविदा कह देंगे। मांझी अपने साथ आरएलएसपी, वीआईपी के साथ कांग्रेस के समर्थन का दावा भी कर रहे थे, लेकिन आज बिहार की राजधानी पटना में नजारा बदला सा दिखाई दिया। आरजेडी और आरएलएसपी नेता आपस में चाय पर चुनावी चर्चा कर रहे थे। मतलब साफ है कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो ये निर्णय उनका अकेले का होगा, आरएलएसपी हम के साथ नहीं जाएगी। दरअसल आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आरएलएसपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। आरजेडी और आरएलएसपी नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी हुई। हालांकि बैठक के बाद आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने किसी भी राजनीतिक बात होने से साफ इनकार कर दिया और इसे औपचारिक मुलाकात बताया। तो वहीं पार्टी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि आगामी चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मंत्रणा हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर मांझी कई बार आरजेडी को चेता चुके हैं। मांझी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बात की थी, लेकिन लगता है बात पटरी पर नहीं आ पा रही और मांझी अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अब देखना है कि क्या मांझी महागठबंधन से अलग होकर फिर से नीतीश के साथी बनेंगे। बिहार चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, कौन सा गठबंधन भारी पड़ेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें सत्ता मिलने के बाद भी बढ़ रही हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद भी शिवराज परेशान हैं, पार्टी नेता ही उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। पार्टी में भी नेता परेशान हैं। उन्हें डर इस बात का है कि दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के आगे उनकी अनदेखी की जा रही है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी विधायक भी सामने आ गए हैं, जिन्होंने कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पार्टी में काफी कुछ बदल गया है। पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता तो मिल गई, लेकिन नेता सत्ता मिलने के बाद भी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता के साथ मिलने वाली कुर्सी उनकी पहुंच से दूर जाती दिख रही है। पहले तो कैबिनेट विस्तार में ही सिंधिया के साथ आए 14 लोगों को मंत्री बना दिया गया, जबकि बीजेपी के अपने सिर्फ 19 मंत्री ही बन पाए और अब पार्टी के अंदर भी सिंधिया समर्थकों को महत्वपूर्ण पद देने की तैयारी चल रही है। उपचुनाव के लिए तो लगभग ये तय हो गया है कि लगभग सभी सीटों पर सिंधिया समर्थक ही चुनावी ताल ठोकेंगे। बीजेपी के अपने पुराने कार्यकर्ता सिर्फ प्रचार करते हुए दिखेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ता मायूस दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में कई नेताओं को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें कुर्सी मिलेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पास इस बार कोटा छोटा था, जिस कारण उन्हें कई अपनों को मायूस करना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई को उम्मीद थी कि शिवराज कैबिनेट में उनकी जगह पक्की है, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसे लेकर बिश्नोई ने मंत्रियों को सलाह देते हुए कहा, कोई भी मंत्री विधानसभा चुनाव से पहले विभाग न संभाले। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार में जबलपुर और रीवा संभाग की अनदेखी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया है कि जबलपुर और रीवा क्षेत्र के नागरिकों में कैबिनेट को लेकर असंतोष है, जो स्वाभाविक है। आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आम जन नहीं। मेरा अनुरोध है, आप खुद जबलपुर और रीवा जिले का प्रभार लें, जिससे लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहते हुए जबलपुर जिले के प्रभारी रह चुके हैं। विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। आपको बता दें, इंदौर, मंदसौर और सागर से भी कैबिनेट विस्तार में बीजेपी विधायकों को जगह न मिल पाने से नाराजगी है, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारी तंगी से जूझ रहे स्टार्टअप्स की। देश में जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से मानो हर तरफ परेशानियां ही नजर आ रही हैं। देश में लागू हुई पूर्णबंदी की वजह से कामकाज अस्त व्यस्त हो गया, जिसे अब पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस बीच फिक्की IAN ने सर्वे में जो रिपोर्ट सामने दी, वो चिंता बढ़ाने वाली है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी तो 25 मार्च से सरकार ने पूर्णबंदी लागू कर दी। उम्मीद की जा रही थी कि इससे स्वास्थ्य मुसीबत से निजात मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य हालात तो सुधरे नहीं। अर्थव्यवस्था जरूर गर्त में चली गई। कई कंपनियां बंद हो गईं, तो कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। जून में अनलॉक 1 और जुलाई में अनलॉक 2 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन देश की GDP संभलते नहीं दिख रही है। अब खबर है कि देश के करीब 70% स्टार्टअप की हालत खराब है, जबकि 12% स्टार्टअप तो बंद हो चुके हैं।
ये दावा फिक्की IAN की एक स्टडी में हुआ है। दरअसल इंडस्ट्री चैम्बर, फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क के देशव्यापी सर्वे भारतीय स्टार्टअप पर महामारी का असर के नतीजों के अनुसार 33% स्टार्टअप ने अपने निवेश के निर्णय को रोक लिया और 10% ने कहा कि उनकी डील खत्म हो गई है। सर्वे से ये बात सामने आई है कि अगले 3 से 6 महीने में निर्धारित लागत खर्चे को पूरा करने के लिए केवल 22% स्टार्टअप के पास ही पर्याप्त नकदी है और 68% परिचालन और प्रशासनिक खर्चे को कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करीब 30% कंपनियों का कहना है कि अगर पूर्णबंदी को बहुत लंबा कर दिया गया तो वो कर्मचारियों की छटनी करेंगे। इसके अलावा 43% स्टार्टअप ने अप्रैल-जून में 20 से 40% वेतन कटौती शुरू कर दी है। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने बताया कि इस समय स्टार्टअप सेक्टर अस्तित्व के बुरे हालात से गुजर रहा है। निवेश का सेंटिमेंट तो मंदा ही है और अगले महीने में भी ऐसा ही रहने की आशंका है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो के अभाव में स्टार्टअप अगले 3 से 6 महीने में बड़े पैमाने पर छटनी कर सकते हैं। आपको बता दें, सर्वे के दौरान 96% निवेशकों ने स्वीकार किया कि स्टार्टअप में उनका निवेश महामारी की वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं 92% ने कहा अगले 6 महीनों में स्टार्टअप में उनका निवेश कम रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।